देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछने जा रहा है। तो मन में लड्डू फूटने वाला जो क्वेश्चन आता था, जो क्वेश्चन देख के मन में लड्डू फूटता था, दोनों हाथ में लड्डू, इसको करे कि उसको करे, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो क्वेश्चन आएगा आपका थिंकिंग लेवल वाला क्वेश्चन आएगा, जहां पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिचुएशन के बेसिस पे आंसर देना पड़ेगा। इन्हें ये रटके गए, व्हाट इज सेल, फंक्शन ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, पोस्टमैन ऑफ द सेल, टिक करके चले आए। अब ऐसा नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 9th का जो न्यू साइंस बुक है एक्सप्लोरेशन, उसका हम लोग सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड चैप्टर जो है आपका सेल वाला, अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप उसको देख लीजिए और एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। बहुत सिंपल वे में आपको हर एक चीज, सेल का जितना भी पार्ट्स है, सेल के रिगार्डिंग जितना भी कॉन्सेप्ट न्यू बुक में दिया है एक्सप्लोरेशन में, सारे पॉइंट्स को वहां पे हम डिस्कस किए हैं और सारा पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसको जाके आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो जो सेकेंड चैप्टर है आपका सेल द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, उसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो इसके एक्सरसाइज में आपका 16 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। देखिए पहले जो एनसीईआरटी था या जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, सेल क्या है, सेल ऑर्गेनेल क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन केस बेस्ड फंसाया जाएगा, पैराग्राफ बेस्ड होगा, सिचुएशन बेस्ड होगा। मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा वो थिंकिंग लेवल वाला होगा, हॉर्स लेवल का क्वेश्चन होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट पॉइंट्स को अगर आप रट लेते हैं तो अब काम नहीं चलेगा। अब एनसीईआरटी बदल चुका है और हर एक क्वेश्चन में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आपका जो थिंकिंग लेवल है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहला क्वेश्चन आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन इन पैरेंथेसिस। अब यहां पे आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और जो पॉइंट्स दिया गया है उसके बेसिस पे आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। अपने मन से डिफरेंशिएट नहीं करना, जो पॉइंट्स है उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी। बाकी पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करना है, परमिएबिलिटी के बेसिस पे आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आपको बताए थे, क्लियर आपको बता दिए थे। देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपको क्लियर था, पता बता दिए थे। ये आपका सेल हो गया। सेल का जो बाउंड्री होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सभी में होता, प्लांट सेल होता या एनिमल सेल होता। लेकिन प्लांट सेल में अगर बात करेंगे तो एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होता है जो सेल मेम्ब्रेन के बियॉन्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। और सेल वॉल जो होता है आपको बताए थे रिजिड होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद आपको बताए थे दोनों में पोर होता है, यहां पे भी पोर होता है, ठीक है, इसे यहां पे भी पोर होता है, और जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वहां पे भी पोर होता है। और क्या बताए थे आपको, सेल मेम्ब्रेन में जो पोर है उसके थ्रू सब्सटेंस आ रहा है, सेल वॉल जो है उसके थ्रू भी सब्सटेंस आ रहा है। लेकिन सेल वॉल जो होता है ना, याद रखिएगा, सेल वॉल सिलेक्टिव नहीं होता। सेल वॉल सबको पास होने देता है, जितना भी मटेरियल है उसको सेल वॉल पास होने देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, रोक टोक नहीं करेगा। बट जो सेल मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना भाई, वो बहुत ही सिलेक्टिव है, वो सबको आने नहीं देगा और सबको जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वह सिलेक्टिव होता है, कुछ को ही आने देगा और कुछ को ही जाने देगा। बट जो आपका सेल वॉल होता है वो आपका परमेबल होता है, फुली परमेबल होता है, सबको आने देता है और सबको जाने देता है। तो इस तरह आपको पॉइंट्स लिखना है। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल दैट अलाउज ओनली सम सब्सटेंस टू पास इन और आउट। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, कुछ ही सब्सटेंस को आने देगा और जाने देगा। बट जो सेल वॉल होता है फुल्ली परमेबल मेम्ब्रेन होता है और यह लगभग सभी सब्सटेंस को इन और आउट होने देगा।
तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में मेन डिफरेंस है। अगला हम लोग बात करेंगे RER एंड ACR ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन RER एंड ACR। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो सेल वाला जो मेरा वीडियो है 2 पार्ट में बना है, दोनों को देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में पूरा सेल ऑर्गेनेल को डिफाइन किए हैं, समझे हैं, और दूसरा पार्ट में जो इंपोर्टेंट प्रोसेस है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसको आप जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए RER और ACR के स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात करेंगे। तो आपको बताए थे RER जो होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जहां पे राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। मतलब RER में परसेंट होता है राइबोसोम, जिसकी वजह से RER जो होता है आपका क्या होता है, वो आपका रफली सरफेस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स जो प्रोटीन बनाता है। लेकिन ACR का बात करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बात करेंगे, तो इसमें राइबोसोम नहीं होता है, इसमें लिपिड्स होता है, जिसके कारण यह जो होता है स्मूथ होता है। क्या होता है? स्मूथ। स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको बता देना है RER हैव राइबोसोम्स सो इट अपीयर्स रफ। वही ACR बात करेंगे, ACR डू नॉट हैव राइबोसोम्स सो इट अपीयर्स स्मूथ। इस तरह आपको लिख देना है। अगला है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो है दोनों तो प्लास्टिड ही है, लेकिन हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी पिगमेंट है और जो क्रोमोप्लास्ट है उसमें भी पिगमेंट है। फर्क क्या है? जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें आपका कलर्ड पिगमेंट होता है, जो फ्लावर को, फ्रूट्स को कलर बनाता है, ठीक है। और यह जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपको क्या लिखना है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल व्हिच इज ए ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, व्हाइल क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स कलर पिगमेंट्स, ठीक है, दैट गिव्स कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स, जैसे येलो, ऑरेंज और रेड कलर ये प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। टू सिमिलर एनिमल सेल्स आर प्लेस्ड इन टू डिफरेंट सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन में, ठीक है, दो एनिमल सेल को रखा जा रहा है जो सिमिलर है, मतलब एक ही ऑर्गन का होगा, एक ही पार्ट्स का होगा। तो दो सिमिलर एनिमल सेल को आपको दो डिफरेंट सॉल्यूशन में रखा जा रहा है। सेल एक्स इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर। एक जो आपका सेल है, एक्स उसका नाम दिया गया है, उसको आपको प्योर वाटर में रखा गया, और दूसरा जो है आपका वाई वाला सेल वाई, उसको रखा गया है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन में। किसमें? सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्लियर, आप समझ गए क्या होगा? तो निश्चित है इसमें तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब एक्स को हम प्योर वाटर में रखेंगे, मतलब ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा? सेल के अंदर पानी आ जाएगा, सेल के अंदर वाटर आ जाएगा, जिसके कारण जो एक सेल है वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। जबकि वाई वाला जो है आपका, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन में है, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है, तो यह क्या करेगा? अपने वाटर को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से यह वाई जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब कह रहा है सेल वाई इज प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, सेल्स आर ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद जो है सेल को देखा जा रहा है, सेल एक्स जो है स्वेल कर जाएगा, करेगा ही, और सेल वाई जो है श्रिंक कर गया। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एबव ऑब्जर्वेशन। अब यहां जो ऑब्जर्वेशन हुआ दोनों सेल के रिगार्डिंग, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? सॉल्ट मॉलिक्यूल्स मूव्ड इनटू द सेल। क्या सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इन करता है? नहीं, वाटर इन करता है, तो ये तो फॉल्स हो गया आपका। वाटर मूव्ड इनटू सेल एक्स, सेल एक्स में वाटर मूव किया है, यस मूव किया है, and more water moved out of cell Y than the salt solution enter in it। मतलब जो सेल X है वाटर उससे मूव कर गया है, मतलब सेल X में वाटर मूव किया, स्वेल कर गया, सही बात है। लेकिन अगला बोल रहा है, अगला कह रहा है सेल Y से वाटर बाहर निकल गया, मूव कर गया, और उसमें सॉल्ट घुस गया, सॉल्ट सॉल्यूशन घुस गया, इस कारण ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? वाटर जो है सेल X में मूव कर गया और Y से जो है आपका वाटर बाहर हो गया। तो X में वाटर जो है इन किया और Y में जो है वाटर आउट किया,
किसके कारण, जो ऑस्मोसिस है उसके कारण, और किसके थ्रू पास किया या इन किया, सेल मेम्ब्रेन के कारण। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे देखिए करेक्ट होगा, वाटर मूव इनटू सेल एक्स एंड मूव आउट ऑफ सेल वाई थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो इंटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे बस ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब वाटर का इन और आउट हो रहा है दोनों केस में। यहाँ पे प्योर वाटर केस में वाटर इन किया और सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर जो होगा सेल का वो आउट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, जो आपको बताए थे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच द फ्लोइंग करना है, लेकिन नए स्टाइल में है। यहाँ पे आपको फिगर को देखना है और वहां पे आपको लिख देना है। तो देखिए, कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, सेल का पूरा कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को क्या नाम दिया है, बी, तो बी हो जाएगा। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हो गया। स्टोरेज ऑर्गेनेल दैट आल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, स्टोरेज कौन होता है, वैक्यूल होता है, वैक्यूल क्या आपका जी, तो ये यहाँ पे जी लगा दीजिए। सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से सेल कंटेंट्स को सेपरेट करता है, जिसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, दैट इज, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। तो क्या हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, तो एफ हो गया। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल, सेल को रिजिड रखता है कौन, सेल वॉल। तो सेल वॉल कहां पे है, देखिए ये वाला ई ऑप्शन हो गया, सेल वॉल सबसे बाहर होगा, याद रखिएगा, अंदर होगा आपका सेल मेम्ब्रेन, बाहर होगा सेल वॉल, तो ई हो गया। अगला है पैक्स एंड स्टोर्स मटेरियल्स रिसीव फ्रॉम ईआर, ईआर से मटेरियल को रिसीव करता है और उसको मॉडिफाई करता है, पैकिंग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है, ये कौन करता है, गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज कौन है, देखिए यहाँ पे सी, तो सी हो जाएगा आपका। हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड, फूड को मैन्युफैक्चरिंग करने में कौन हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट करता है, तो ये आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, तो क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये न्यूक्लियस से जो सटा है ये वाला, ये आपका ईआर होता है, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो आपका फ्लैट स्ट्रक्चर है, थैला है, जो एक दूसरे के पैरेलल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, इसको हम लोग गोल्गी एपैरेटस बोलते हैं। तो ये आपका इस तरह लिख लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन of the pairs of cell organelle are correctly placed under the given categories। तो यहाँ पे आपको दो कैटेगरी है, एक है आपका प्लांट सेल में और एक है आपका एनिमल सेल में। कौन सा ऑप्शन जो है करेक्टली आपको दिया गया है, जो करेक्ट है, तो देखिए, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में ल्यूकोप्लास्ट होता है जो प्लास्टिड होता है, फूड को स्टोर करता है। एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल वाल एब्सेंट होता है, सही बात है। अगला देखिए, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सही बात है। एनिमल सेल में राइबोसोम एब्सेंट होता है, नहीं। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में होता है, यस। जो गोल्गी एपैरेटस है एनिमल में एब्सेंट होता है, नहीं। लाइसोसोम प्लांट में होता है, सही। और एनिमल में एब्सेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं। तो दोनों में कौन करेक्ट है आपका, देखिए फर्स्ट वाला क्या है आपका करेक्ट है, बाकी एक करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, सबका आंसर हम बना के रखे हैं, जिससे आपको रिवीजन में दिक्कत नहीं हो। तो चैनल का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे सारा चीज आपको मिल जाएगा। 1 ईयर का बहुत सिंपल प्लान आपके लिए है, 50 to 80, अभी तो ऑफर ही चल रहा है, 40% उस पर ऑफ कर दिए हैं, तो 50 to 80 रुपीज आपका लगेगा। ठीक है, जब ऑफर रहेगा, तो ऑफर नहीं रहेगा तो 100 के अराउंड लगेगा। और पूरा साल भर का जितना भी मटेरियल होगा ना, आपका पूरा नोट्स आपका देंगे, कंप्लीट नोट्स देंगे, क्वेश्चन आंसर का पूरा आपको पीडीएफ देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन पूछेगा उस तरह का क्वेश्चन आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, और रिवीजन करने के लिए आपको रिवीजन नोट्स भी देंगे, सारा मटेरियल आपको मिलेगा एकदम 1 साल के लिए पूरा आपका। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे सारा चीज आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 स्टूडेंट्स रेणु एंड रोहित वे आर हैविंग ए डिस्कशन ऑन प्लास्टिड्स। रेणु सेड ऑल प्लांट्स पार्ट्स इंक्लूडिंग रूट्स कंटेन प्लास्टिड। देखिए 2 स्टूडेंट है यहाँ पे, एक रेणु जी हैं और एक रोहित जी हैं, दोनों डिस्कस कर रहे हैं प्लास्टिड के बारे में।
रेणु कहती है जो प्लांट्स के सभी पार्ट्स में प्लास्टिड होता है, प्लांट्स के सभी पार्ट्स में प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड का 3 टाइप्स बताए थे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। इनका कहना है रेणु जी का पूरे प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में होता है। और रोहित बोलता है भाई ऐसा नहीं है, प्लास्टिड जो है रूट्स में नहीं होता है क्योंकि वो रूट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। उसका कहना है कि लीफ में तो होगा प्लास्टिड लेकिन रूट्स में नहीं होगा क्योंकि रूट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ये भी तो गंभीर बात बोला। तो रेणु सही बोल रही है, इसको भी लग रहा है ये जो बोल रहा है वो भी सही लग रहा है क्योंकि रूट्स में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सही है, दोनों सही है, लेकिन जो आपका रोहित है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि इसको मालूम होना चाहिए प्लास्टिड जो होता है 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, एक आपको बताए थे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और एक तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट। तो यह जो है आपका ग्रीन कलर देता है, यह जो आपका अलग कलर देता है, येलो ऑरेंज ये सब देता है। तो ये सब तो आपको हर एक पार्ट्स में मिल जाएगा, मतलब फ्लावर में मिल जाएगा, फ्रूट्स में मिल जाएगा, लीफ में मिल जाएगा। लेकिन यह जो ल्यूकोप्लास्ट है ये आपको जनरली आपको रूट्स में मिलेगा। किसमें मिलेगा? रूट्स में, जैसे कैरोट में। ठीक है, कैरोट का बात करेंगे, स्वीट पोटैटो का बात करेंगे, रेडिश का बात करेंगे, ये सब क्या है? रूट्स है। इसमें फूड स्टोर रहता है, किसके फॉर्म में? ठीक है, फूड के फॉर्म में स्टोर रहता है। वो क्या होता है? आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है फूड को स्टोर करके रखना। इसका मतलब जो रूट्स है उसमें भी प्लास्टिड है, ग्रीन प्लास्टिड नहीं है, कलर प्लास्टिक नहीं है, लेकिन वो स्टोरेज वाला प्लास्टिड है जो फूड को स्टोर करके रखता है। तो प्लास्टिड का मतलब ये नहीं है जो वो कलर देगा या कलर नहीं देगा। एक कलरलेस प्लास्टिड भी है जो केवल मतलब रंग नहीं देता, कलर नहीं देता, उसका काम होता है फूड को स्टोर करके रखना। तो यहाँ पे जो सही होगा वो रेणु जी सही हो जाएंगे। ठीक है, रूट्स कंटेन ल्यूकोप्लास्ट, स्टोरेज प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड आर नॉट ओनली फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लास्टिड जो है केवल फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, अलग अलग टाइप्स के है। ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये कलर दे रहा है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा है? ये फूड को स्टोर कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर 2 इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स इन ए प्लांट सेल। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है 2 इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स होता है प्लांट सेल में। सही बात है। डिस्कस हाउ दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर एंड डिफरेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है 2 इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है प्लांट सेल में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 सिमिलर पॉइंट्स बताना है इनके रिगार्डिंग और 2 आपको डिफरेंस बताना है इनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको एक स्ट्रक्चर पे बताना है सिमिलर कैसे है, और फंक्शनली बताना है आपको सिमिलर कैसे है, और डिफरेंट भी बताना है। तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे आपको सिमिलरिटी बताना है, और उन दोनों के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट भी करना है। तो देखिए पहले हम लोग सिमिलरिटीज को देख लेते हैं। दोनों में क्या है? डबल मेम्ब्रेन होता है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, दोनों में डबल मेम्ब्रेन होता है। दोनों में डीएनए भी होता है, दोनों में क्या होता है? अपना डीएनए होता है। ठीक है, और दोनों जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका एनर्जी बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी बनाता है। और जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो कौन है? आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी क्या कर रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब फूड बना रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों जो है इन्वॉल्व होते हैं किसमें? एनर्जी प्रोसेस में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका साइट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये साइट होता है आपका फोटोसिंथेसिस का, जो फूड प्रोड्यूस करता है। जो क्या करता है? फूड प्रोड्यूस करता है। तो डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होता है, यहीं पे फूड जो होता है ब्रेक होता है, ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका किसका साइट है? फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है भैया? दोनों जो है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, दूसरा दोनों में डीएनए है, और तीसरा दोनों जो होगा एनर्जी प्रोसेस से जुड़ा हुआ काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए। अभी आप हम लोग डिस्कस किए हैं किसमें डीएनए है? दोनों में डीएनए होता है। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया
एक हो गया आपका न्यूक्लियस और एक हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इस सब में आपका अपना डीएनए होता है, न्यूक्लियस में तो होगा ही, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। और तीनों में खास बात, तीनों जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, ए रिसर्चर carried out an experiment in which she took 2 carrots of similar size. She placed one carrot in plain water and the other carrot in concentrated salt solution. एक रिसर्चर जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें सेम साइज का 2 कैरेट लिया है, एक को वो रखता है आपका प्योर वाटर में और दूसरे को रखता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में, मतलब मान लीजिए वो सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन में रखता है, ठीक है। अब यहां पे कर आफ्टर 24 आवर्स सी रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन। 24 आवर्स बाद जो है बहुत सारा वो ऑब्जर्वेशन को देखता है, निश्चित है वही खेल होगा, तो निश्चित है वही खेल हुआ होगा। प्योर वाटर में जो होगा जो कैरोट वो क्या हो गया, स्वेल हो गया होगा, और जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में है, सॉल्ट सॉल्यूशन में है, वो वाला क्या होगा, श्रिंक कर गया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, What hypothesis does she wants to test through this experiment? इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो कौन सा हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करना चाहता है, देखना चाहता है, ठीक है, जानना चाहता है। तो देखिए वो क्या जानना चाहता है, ऑस्मोसिस को समझना चाहता है, ऑस्मोसिस कैसे काम कर रहा है, ठीक है, किस केस में वाटर इन हो रहा है और किस केस में वाटर आउट हो रहा है। तो यहां पे आप लिख दीजिएगा, द हाइपोथेसिस इज दैट water moves across a cell membrane by osmosis depending on the concentration difference। मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जो है वाटर जो है इन भी कर रहा है आउट भी कर रहा है, और ये डिपेंड करता है सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है कि आपका प्योर वाटर वाला सॉल्यूशन है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगला है क्वेश्चन, व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो यह जो एक्सपेरिमेंट है और बेस्ट हो, इसके लिए आप क्या उसको सजेशन दीजिएगा। तो हम बोलेंगे भाई देख, कैरोट जो लिया है ना सेम साइज का रखो और सेम वेट रखो, सेम साइज और सेम वेट रखेगा तब क्लियर पता चलेगा वो कितना स्वेल कर रहा है और कितना श्रिंक कर पा रहा है, ठीक है। तो वाटर का जो इन और आउट है वो सही से पता चलेगा जब तुम सेम साइज और सेम वेट का लेगा तब। तो आपको उसको सजेस्ट कर देना है, जो कैरोट जो आप ले रहे हैं सेम साइज का लीजिए, सेम तो साइज मिलेगा नहीं, सिमिलर साइज लीजिए और सेम वेट का लीजिए। Why does the carrot in plain water stay stiff? जो प्लेन वाटर में हम कैरोट को रखे हैं वो क्रंची क्यों हो गया, स्टीप क्यों हो गया, फुल क्यों गया, जबकि जो कैरोट हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में रखे हैं वो रबड़ी हो गया, सूख गया, पतला हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप लिख दीजिएगा, जो प्योर वाटर में जब रखते हैं, प्योर वाटर कैसे एक्ट करता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जिसमें वाटर जो होता है आपका क्या होता है, इन कर जाता है सेल में और वो स्वेल कर जाता है, जबकि जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है वो कैसे बिहेव करता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है और उसमें जो सेल होता है श्रिंक कर जाता है। ये रीजन आपको लिख देना है। तो लिख दीजिएगा, इन प्योर वाटर दैट मींस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर इंटर्स द सेल बाय ऑस्मोसिस सो द कैरोट becomes stiff and crunchy, while in concentrated salt solution water leaves the cells by osmosis so the carrot becomes rubbery and limp। तो ये पॉइंट्स आपको लिख देना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको बताना है ये जो सारा आपका स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल है, बैक्टीरिया में और एनिमल सेल में किसमें है और किसमें नहीं। क्रोमोसोम्स का बात करेंगे तो बैक्टीरिया सेल में आपका होगा, एनिमल सेल में भी होगा। न्यूक्लियस का बात करेंगे बैक्टीरिया सेल में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया सेल में नहीं होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया सेल में नहीं होगा, क्रोमोप्लास्ट नहीं होगा। याद रखिएगा जितना भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है वो आपका इसमें नहीं होगा, बैक्टीरिया सेल में नहीं होगा। बैक्टीरिया सेल में याद रखिएगा एक स्पेशल चीज होगा, सेल वॉल। क्या होगा, सेल वॉल, आपको बताए भी थे, सेल वॉल होगा बैक्टीरिया में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद क्या होगा, राइबोसोम होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस की जगह पर डीएनए वाला एक रीजन होगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड, आपको बता दिए थे। जबकि एनिमल सेल में तो सब होगा भाई, क्रोमोसोम्स होगा ही, न्यूक्लियस होगा ही, माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा ही, और क्रोमोप्लास्ट ये नहीं होगा। क्रोमोप्लास्ट जो है एक तरह का प्लास्टिड हो गया जो केवल प्लांट्स में होगा।
सेल वाल का अगर दे देता सेल वाल तो इसमें होता, बैक्टीरिया में होता, लेकिन इसमें नहीं होता। न्यूक्लियाइड का बात कर देता, न्यूक्लियाइड जो है बैक्टीरिया में होता, एनिमल सेल में नहीं होता। अगला है कैरी आउट द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करना है, खूब ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछने जा रहा है। तो मन में लड्डू फूटने वाला जो क्वेश्चन आता था, जो क्वेश्चन देख के मन में लड्डू फूटता था, दोनों हाथ में लड्डू, इसको करे कि उसको करे, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो क्वेश्चन आएगा आपका थिंकिंग लेवल वाला क्वेश्चन आएगा, जहां पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिचुएशन के बेसिस पे आंसर देना पड़ेगा। इन्हें ये रटके गए, व्हाट इज सेल, फंक्शन ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है, पोस्टमैन ऑफ द सेल, टिक करके चले आए। अब वो ऐसा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको 4 आलू लिया गया, 4 आलू नहीं 2 आलू, और 2 आलू का हाफ ऑफ कर दीजिए तो कितना आलू हो गया आपका, कितना पोटैटो हो गया 4, हाफ ऑफ कर दिए 4। अब उसमें क्या करना, जो 4 बनाना उसमें थोड़ा सा चम्मच से क्या करना है, बीच का मटेरियल को निकाल लेना है और ऐसे आलू को बना देना है। ये आपका हाफ आलू था और उसमें गड्ढा करके कुछ ऐसे बना देना है, गड्ढा, ये गड्ढा हो गया आपका, इस टाइप का आलू बना देना। 4 आलू ले लेना है आपको, हाफ हाफ हाफ। एक में कुछ नहीं रखना है, पानी में इसको रख देना है, ठीक है। एक में आपको कुछ नहीं लेना है, बी में क्या करना है, यहाँ पे शुगर डाल देना है, ठीक है, और इसमें आपको सॉल्ट डाल देना है तीसरा आलू में। चौथा आलू में क्या करना है आपको, यह जो आलू है आपका बॉइल्ड रखना है, क्या रखना है, बॉइल्ड आलू। ए में जैसा आलू था, कच्चा जो आलू था वैसा रखिए। बी में आलू आप रखें, उसके बीच में जो होल किए हैं उसमें शुगर डाल दीजिए, तीसरा वाला में सॉल्ट डाल दीजिए, और चौथा जो आपको शुगर डालिए, लेकिन ध्यान रहे जो आलू है वो बॉइल्ड रहना चाहिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे आपका कहेगा, ठीक है, कीप कप ए एम्प्टी, ए को एम्प्टी रख देना है, ऐड 1, ये सब आपको बता दिए। बी में क्या करना, सी में क्या करना। अब क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे कुछ देर बाद वो ऑब्जर्व करता है, कुछ देर बाद वो ऑब्जर्व करता है, 2 घंटा बाद वो देखता है चारों का कंडीशन। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन व्हाई वाटर गेदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड सी। कप बी और सी जो है आपका, ठीक है, ये आपका कप बी और ये हो गया आपका कप सी, ये दोनों में जो है भैया वाटर आ गया। उस कप जो बना था ना उसमें वाटर आ गया। क्यों आ गया तो आपको बता दिए, ये जो दोनों सॉल्यूशन आपका सॉल्ट सॉल्यूशन हो या शुगर सॉल्यूशन हो, ये आपका हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो होता है वो वाटर क्या होता है, निकल जाता है। तो इस आलू से जैसे ही वाटर निकलेगा तो इस कप में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा दोनों जो है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसीलिए वाटर जो होगा उस आलू से, उस पोटैटो से बाहर निकलेगा और जो गड्ढा है उसमें जमा हो जाएगा, क्योंकि उसके आसपास जो आपका इन्वायरमेंट है, सॉल्यूशन है, कैसा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो पहला आप लिख दीजिएगा, वाटर गेदर्स इन बी एंड सी ड्यू टू ऑस्मोसिस बिकॉज शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन क्रिएट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सो वाटर इंटर्स इनसाइड। समझ गए। अगला क्वेश्चन समझिए, व्हाई इज कप ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। कप ए को हम लोग छेड़छाड़ क्यों नहीं किए हैं, कप ए वैसा का वैसा क्यों रखे, ताकि हम लोग डिफरेंस जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं ना उसको हम लोग क्या कर सके, ठीक है, कंपैरिजन कर सके, कितना स्वेलिंग हो रहा है, कितना श्रिंकेज आ रहा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, जब एक आलू आपका फ्रेश रहेगा तब ना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो एक आलू को ए वाला जो है उसको कुछ नहीं करना है, ताकि पता चल सके, ठीक है, जे कितना स्वेलिंग हो रहा है और कितना क्या हो रहा है। तो इसका आप आंसर लिख दीजिएगा, कप ए इज कंट्रोल सेटअप फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए हम एक सेटअप बना दिए हैं, किसको, कप ए को। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट गेदर इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ कप ए एंड डी। कप ए में और डी में जो है वाटर क्यों नहीं भरा, ये जो खाली था, गड्ढा था उसमें, और इस गड्ढे में, ठीक है, क्यों नहीं भरा पानी, वाटर क्यों नहीं आया। तो देखिए दो केस है, दोनों को समझिए। यहां पे हम लोग बात करेंगे तो यहां पे आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा, यहां जो पोटैटो है आपका बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो का मतलब हो गया
उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो डेड हो चुका है, बाकी सब भी तो डेड हो चुका है। तो सेल मेम्ब्रेन का हम लोग बात करेंगे, तो लिख दीजिएगा इन केस डी या इन कॉप डी देयर इज बॉइल्ड पोटैटो एंड सो इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डेड। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? डेड है। सो देयर इज नो चांस ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का कोई चांस ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले बता दिए थे जो ऑस्मोसिस होगा लिविंग सेल में होगा, अगर वो डेड सेल हो तो उसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा, ना वाटर इन होगा ना वाटर आउट होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप उसको प्लेन वाटर में रखो तब, या शुगर या सोल्ट सॉल्यूशन में रखो तब, बॉइल्ड अगर कोई चीज है, डेड अगर कोई आप रख रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेड का मतलब हो गया उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेड हो चुका है, ऑस्मोसिस नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑस्मोसिस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डेड हो चुका है। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और तो हाइपोटोनिक हो गया, तो हाइपोटोनिक में जो वाटर होता है वो निकलेगा नहीं, वाटर जो होगा सोक करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्बेशन हो रहा है, वाटर तो निकल नहीं रहा है, इसीलिए यह जो आपका कप बना है उसमें वाटर जो है वो आपका कलेक्ट नहीं होगा। तो दोनों का रीजन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो कप ए में कोई सॉल्यूट नहीं है, इसलिए ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बना है। जबकि कप डी में बता दिए वहां पे जो आपका पोटैटो है बॉइल्ड है, सेल मेम्ब्रेन डेड है, इसलिए वहां पे भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, इसका मतलब जो कप बना है उसमें कोई भी वाटर कलेक्ट नहीं होगा, तो इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द पेयर्स दैट इनकरेक्टली मैचेस द सेल ऑर्गेनेल विथ इट्स फंक्शन। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसका फंक्शन सही से मैच नहीं हुआ है? तो देखिए राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सही बात है। एसीआर जो है लिपिड्स और सेल्यूलोज बनाता है, गलत बात है, लिपिड्स बनाता है लेकिन सेल्यूलोज नहीं बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। लाइसोसोम जो है डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स को डाइजेस्ट करता है, सही बात है। तो ये आपका सही होगा, ये सही होगा, ये आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल? अगर यूकैरियोटिक सेल से आप माइटोकॉन्ड्रिया को हटा देते हैं तो सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो सिंपल है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइटोकॉन्ड्रिया ही तो वह साइट है जहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं रहेगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा फिर एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो जो सेल है फाइनली डेड कर जाएगा। तो इसको लिख दीजिएगा, इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव फ्रॉम ए यूकैरियोटिक सेल देन द सेल विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी, all cellular activities will stop and the cell will eventually die because mitochondria are the site of cellular respiration. Okay. अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, which phenomenon inhibits the formation of tumors in the human body? Can plants also develop tumors? Explain. ये जो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में आपको बताया था लास्ट में दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कॉन्टेक्ट, याद रखिएगा कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या होता है? कॉन्टेक्ट इनहिबिशन देखिए एनिमल सेल में अगर बात करेंगे तो एनिमल सेल में जो सेल होता है उसका ग्रोथ हो रहा है। अब सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है, जब सेल बहुत ही क्लोज हो जाता है, एक दूसरे में टच हो जाता है, ऐसे टच हो जाता है तो जो सेल होता है उसका ग्रोथ रुक जाता है। इसीलिए हम लोग का जो एक लाइफ साइकिल है वो फिक्स है, उससे अधिक हम लोग नहीं जी सकते हैं, क्योंकि सेल का ग्रोथ होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और सेल जैसे ही सटेगा उसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो ये किस में होता है? एनिमल में होता है, याद रखिएगा, किसमें होता है? एनिमल में होता है। और इसके कारण सेल का ग्रोथ रुक जाता है तो एनिमल में जो है आपका कैंसर सेल ये सब होने का चांस कम रहेगा। लेकिन वही अगर प्लांट सेल का बात करेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट होता है आपका, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होता है। इसीलिए देखिएगा प्लांट्स का जो लाइफ होता है ना काफी ज्यादा होता है। पीपल का बात करेंगे, बरगद का बात करेंगे, ये सब ऐसा होता है ना, इसका लाइफ बहुत ज्यादा था, इसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है, 1000 ईयर्स के अप्रोक्स होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो सेल है रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उनके बीच में कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा एनिमल सेल में आपका कांटेक्ट इनहिबिशन होगा, प्लांट सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होगा।
तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स। ये सेल ज्यादा बढ़ेगा नहीं, एक समय तक वो बढ़ेगा फिर रुक जाएगा, जिससे आपका जो सेल है वो एक जगह कलेक्ट नहीं होगा, सेल जो है एबनॉर्मल रेट से नहीं बढ़ेगा, जिससे ट्यूमर व्यूमर नहीं बनेगा। ठीक है, एनिमल सेल में ऐसा होता है। सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा और सेल जो होगा एक दूसरे के जब कांटेक्ट में हो जाता है तब ऐसा होता है। जबकि प्लांट सेल जो होता है यह कांटेक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करता है, इसीलिए प्लांट्स में भी आपका ट्यूमर्स बन जाएगा, याद रखिएगा। तो ग्रोथ अगर नहीं रुका सेल का तो ट्यूमर्स बन जाता है, सेल वह आपका कैंसर सेल हो जाता है। तो याद रखिएगा प्लांट्स में भी आपका ट्यूमर्स होता है। तो कौन सा फिनोमेना जो है ट्यूमर्स को रोकता है, इनहिबिट्स करता है, तो याद रखिएगा कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। क्या प्लांट्स में भी ट्यूमर्स बनता है? तो यस, प्लांट्स में भी ट्यूमर्स बनते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। जो सेल मेम्ब्रेन है वो आपका प्रोटीन्स और लिपिड से बना है। विच सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन द सिंथेसिस। कौन सा सेल ऑर्गेनेल इसको बनाता है? ठीक है, राइट द पाथ ऑफ दिस कंपाउंड फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू द सेल मेम्ब्रेन एंड शो दिस थ्रू ए लेवल डायग्राम। अब आपको बताना है कौन बनाता है और किसके थ्रू यह पास होता है और सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। तो आपको बताए थे जो प्रोटीन्स है और लिपिड्स है वो बनाता कौन है भैया? तो वो बनाता है आपका ईआर बनाता है। ईआर उसको बना के किसको देता है? गोल्गी एपारेटस को देता है। और गोल्गी एपारेटस क्या करता है? उसको रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको पैक करके ट्रांसपोर्ट कर देता है अपने व्हीकल्स के थ्रू। ठीक है, अपने व्हीकल्स के थ्रू, जो ट्यूब होता है उसके थ्रू पहुंचा देता है इसको कहाँ? सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर सिंथेसिस इन ईआर में सिंथेसिस होता है और यह ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन तक किसके थ्रू? गोल्गी एपरेटस के थ्रू वाया वेसिकल्स। ठीक है, तो क्या हो गया आपका पाथवे? क्या हो गया? आर और एसीआर मिलकर क्या बनाया? गोल्गी एपरेटस बनाया। यहां से व्हीकल्स के थ्रू आपका सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच गया और सेल मेम्ब्रेन आपका तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड यू हैपन इफ गैमेट्स आर फॉर्म बाय मायोटिक डिवीजन। ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए थे, जो आपको पढ़ाए थे लेक्चर। यहां पे है बाकी जो सेल है बॉडी का, जो भी सेल है आपका, नाक का हो, कान का हो, स्टोमक का हो, ठीक है, ब्रेन का हो, कहीं का भी है, स्पर्म सेल और ओवम सेल को छोड़कर अगर हम कोई भी सेल का बात करेंगे तो वहां पे जो क्रोमोसोम्स है वो आपको 46 है। लेकिन स्पर्म सेल का बात करेंगे, एक सेल का बात करेंगे, तो वहां पे जो आपका क्रोमोसोम्स है 123 है। क्यों? 46 आपका नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम्स है, जबकि आपका स्पर्म सेल और एक सेल में आपका 123 है। ऐसा क्यों है? तो देखिए इसका रीजन समझिए। अब स्पर्म सेल और आपका हो गया एक सेल, इसमें भी 23 है क्रोमोसोम्स, इसमें भी 23 है। अगर इसमें 46 रहता और इसमें भी 46 रहता तो दोनों मिलेगा तब ना अगला बेबी का जनरेशन होगा। अगला बेबी रिप्रोड्यूस कब होगा? जब दोनों मिलेगा। तो जब दोनों मिलता तो अगला जो बेबी है, बेबी का जो सेल होगा उसमें क्रोमोसोम्स कितना आ जाता? 46 कितना हो जाता? 92 क्रोमोसोम्स हो जाता। और 92 क्रोमोसोम्स की वजह से जो सेल होता वो आपका अनस्टेबल हो जाता, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें जो क्षमता है 46 का ही है। इसीलिए यहां पे आपका स्पर्म सेल और एक सेल को ऊपर वाले बहुत खास बना है, क्योंकि इसी से अगला जनरेशन रिप्रोड्यूस होगा। इसीलिए उसमें क्रोमोसोम्स कितना बना है? 23। तो बाकी ऑर्गन में आपका, बाकी सेल में कितना होगा क्रोमोसोम्स? 46। बट जो स्पर्म और एक सेल है उसमें 23 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मिलेगा, इसमें 23, इसमें 23, तो जो न्यू बेबी होगा उसमें जो क्रोमोसोम्स होगा कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा दोनों के एडिशन से। और इसीलिए बेबी में दोनों का कैरेक्टर होगा, मदर का भी और फादर का भी। कुछ चाल उसका पापा पे होगा, कुछ चाल मदर पे होगा ना। रंग हो सकता है, ऐसा भी तो होता है जो पापा थोड़े सावले हैं, मम्मी गोरी है, या ऐसा होता है जो पापा गोरे हैं, मम्मी थोड़ा सावली है।
तो बेटा का जो कलर होता है, बेटी का कलर होता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई काला हो जाता है। या फादर्स लंबे हैं, मम्मी जी थोड़ी नाटी हैं, या फादर्स नाटे हैं, मम्मी जी लंबी है, तो वेरिएशन आता है। जो बच्चे होते हैं उनमें वेरिएशन होता है, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर्स उसमें आ रहा है। तो इसको आप लिख दीजिएगा अच्छा से, ठीक है। इफ गैमेट्स आर फॉर्म बाय मायोटिक डिवीजन, मायोटिक डिवीजन मतलब 46 क्रोमोसोम्स वाला, बाकी जो सेल का डिवीजन हो रहा है नॉर्मली वो मायोटिक सेल डिवीजन होता है, जो आपको बताए थे। और रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है आपका, एक सेल या ओवम सेल में जो आपका डिवीजन होता है वो 23 क्रोमोसोम्स वाला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर गैमेट्स बनता मायोटिक डिवीजन से, नॉर्मल जो डिवीजन होता उससे बनता, तो गैमेट्स के पास आपका क्रोमोसोम्स हो जाता 46। कितना हो जाता, 46। जो सेल जो है आपका सरवाइव नहीं कर पाता, ठीक है। यह जेनेटिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देता, ठीक है, और सेल नॉर्मल आपका बिहेवियर नहीं रहता। इसीलिए मेयोसिस वाला सेल डिवीजन होता है, ताकि जो सेल हो उसका जो क्रोमोसोम्स हो मेंटेन रहे, 46 रहे। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लंबा क्वेश्चन है, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन है, इस केस को समझना है और इसका आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यह जो क्वेश्चन है आपका 1.5 पेज का, ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब सिचुएशन को आपको पढ़ना है, समझना है, फिर इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उसको करना है, ठीक है। तो इसको केस बेस्ड या पैराग्राफ बेस्ड बोलते हैं इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मर है जिसका नाम है दीपा, वाज वेरी हैप्पी विद द हार्वेस्ट ऑफ अमला, अमला और लेमन का वो हार्वेस्टिंग करता है। ओनली 1/4 ही, ठीक है, लोकल मार्केट में वो बेच पाता है। 1/4 मतलब 3 हिस्सा इसके पास बच जाता है। रिकॉग्नाइजिंग दैट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस मे बी लॉस्ट पोस्ट हार्वेस्ट, सी इम्प्लॉयड ट्रेडिशनली येट साइंटिफिकली साउंड मेथड टू एक्सटेंड द सेल्फ ऑफ। देखिए मोटा मोटी बात समझ लीजिए, देखिए इसको आप पढ़ते रहिएगा, यहाँ पे अच्छा तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी को देख के आपको करना है। तो दीपा जो है वो आंवला और लेमन का खेती करता है। जो फसल निकलता है, जो क्रॉप्स निकलता है, उसको मार्केट में सेल करता है, लेकिन वह केवल 1/4 ही सेलिंग कर पाता है, बाकी का जो उसका क्रॉप्स है वो खराब हो जाता है, ठीक है, डिकम्पोज हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। अब यह क्या करता है, ठीक है, इसको साइंस का अच्छा आइडिया, साइंस अप्लाई करता है। अब जो मटेरियल नहीं बिकता है, जो लेमन्स और अमला नहीं बिकता है ना, उसको वह क्या करता है, कुछ का शरबत बना लेता है, कुछ का वो अचार बना लेता है, पिकल्स बना लेता है, कुछ का वो मुरब्बा बना लेता है, और देखता है कि उसको बहुत फायदा हो गया। एक तो प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ, दूसरा मुरब्बा बनाने से, ठीक है, शरबत बनाने से क्या हुआ, उसका जो लाइफ है वो बढ़ गया। अब उस शरबत को, उस पिकल्स को लंबे समय तक रख सकता है, और जैसे जैसे कस्टमर आएगा उसको वो बेच सकता है। तो पहले जो प्रोडक्ट था उसका लाइफ कम था ना, रॉ मटेरियल था, उसका लाइफ क्या था, कम था। अगर नहीं बिकेगा तो खराब हो जाएगा। तो कुछ बिका तो बिका, तो जितना बिकना था वो बिक गया, बाकी जो बच गया उसका वो पिकल्स में, शरबत में यूज कर लिया, जिससे उसका जो प्रोडक्शन है, जितना प्रोडक्शन होता था सबका यूज हो गया और इसका अच्छा बेनिफिट होने लगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कुछ क्वेश्चन, कौन सा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इसने इस्तेमाल किया जिससे वह जो फार्मिंग था उससे जो क्रॉप्स निकला, लेमन और जो आपका अमला निकला, वो उसको वह प्रिजर्व करे। तो यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे उसने ऑस्मोसिस वाला दिमाग लगाया। तो आपको पहले भी बताए थे, ठीक है, माइक्रोब्स के केस में जब मुरब्बा अगर लेंगे या कोई पिकल्स अगर होगा, ठीक है, तो उसमें जो होगा आपका माइक्रोब्स जो होगा वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि माइक्रोब्स जैसे ही जाएंगे तो वो सोल्यूशन आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो माइक्रोब्स का पूरा पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो माइक्रोब्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, ठीक है, डेड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। फार्मर अप्लाइड ऑस्मोसिस प्रोसेस इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फार्म प्रोड्यूस, जो फार्म पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नुकसान नहीं हो, सारा का सारा यूजफुल हो जाए, उसके लिए उसने क्या अप्लाई कर दिया, ऑस्मोसिस अप्लाई कर दिया। ऑस्मोसिस में होता क्या है आगे बताना है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन क्रिएट्स ए हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट फॉर माइक्रोब्स, so water moves out from their cells by osmosis and due to this they shrink and death, श्रिंक कर जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे जो आपका मुरब्बा है, पिकल जो वो खराब नहीं होता है। तो घर में देखिए जो अचार हम लोग रखते हैं, पिकल्स रखते हैं, मुरब्बा जो बनता है, अमला का मुरब्बा बनता है ना, वो जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है।
क्योंकि वहां पे माइक्रोब्स जाएगा ही नहीं, माइक्रोब्स जाएगा तो मर जाएगा, तो माइक्रोब्स का वहां पे ग्रोथ नहीं हो पाता है। और आप क्या कर सकते हैं, तो आप अमला कैंडी बना सकते हैं, लेमन का पिकल्स बना सकते हैं, जहां पे ऑयल और जो नेचुरल शुगर है या जेगरी है वो आपको वहां पे क्या करेगा, माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोक देता है। तो यहाँ पे साइंटिफिक वैल्यूज क्या क्या आपको दिखा, यहाँ पे फूड को वेस्ट होने से बचा लिया, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। सस्टेनेबल प्रोमोट्स किया ना, जो लाइफ है फूड का वो लंबा चले उसको सस्टेन रखने के लिए एक साइंटिफिक मेथड मिल गया। यूजेस साइंटिफिक नॉलेज इन डेली लाइफ, इसीलिए साइंटिफिक नॉलेज का अगर आप यूज करते हैं तो फार्मिंग हो या कोई भी काम हो उसको आपको क्या बना देता, आसान बना देता, सिंपल बना देता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन था उसके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आई होप सारे पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको ऐप पर हम डाल देंगे, ठीक है, और वहां से जो नोट्स है उसको भी आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।